अग्रवाल जो है ना ओयो के, पहली फंडिंग के लिए उन्होंने एक इन्वेस्टर का 32 बार फॉलोअप किया था। इसको बोलते हैं फॉलोअप का भूत। क्या तरीका क्या था? वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड विद यू पीरियोडिकली? बस ऐसे ही पूछा था उन्होंने। क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपसे रेगुलरली पीरियोडिकली आपसे फॉलोअप कर लूं? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, कर लेना मैसेज। क्योंकि अगर आप ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसमें छेद है, तो जितना मर्जी पानी भर लो सारा पानी निकल जाएगा। तो जब फॉलोअप के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? जब आप घर जाओ, घर जाते ही जो आपकी बातचीत हुई है उसके साथ में उसके बिजनेस कार्ड पे अपने नोट्स जरूर बना लो। दूसरा, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें नोट्स ऐड कर लो। और तीसरा, आप उसको एक ईमेल करो या मैसेज करो कि आपने उससे क्या सीखा, आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या रहा। बस ये यहां से शुरू करो, इतना शुरू करो कि व्हाट वाज योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस अबाउट हिम, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम, वो लिखो। एकदम कनेक्ट हो जाएगा। पता होना चाहिए आपको एंटिसिपेटरी कंटेंट, जो काम का कंटेंट है उसके लिए। हाँ। और अगर आप देख रहे हो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, कभी जवाब नहीं दे रहा, तो देन यू कैन स्टॉप आल्सो, सर्टेनली स्टॉप। अगर वो बोल देता है कि मेरे से बात मत करो, मुझे कॉल मत करो, तो एकदम रुक जाओ। अब इस सबका आपको ट्रैक रखना है, शुरुआत है ना बिजनेस की, तो फ्री टूल्स मिल जाएंगे इसको ट्रैक रखने के लिए। आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, फ्री टूल्स सीआरएम के मिल जाएंगे आपको, जहां पे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को ट्रैक कर सकोगे कि पिछली बारी क्या बात हुई है, नोट्स बना दो वहीं पे। एक सिस्टम मिल जाएंगे आपको, फ्री सीआरएम के टूल्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप सोलोप्रेन्योर हो, शुरुआत कर रहे हो। और वहां पे आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, वैसे ये आपके टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है। तो बिल गेट्स कहते हैं कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को, तो अभी के समय बिजली बिल को कम करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों का पावर सेविंग यूनिट आता है। आप एक मशीन टाइप का होता है, एक वक्त सीआरएम में और लोगों को पास जाने में कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे किसी के पास अगर नौकरी नहीं है ना, तो उसको नौकरी ढूंढने को नौकरी की तरह करना पड़ता है कि मैं सवेरे 9 से लेकर शाम 6 बजे तक खाली नौकरी ढूंढूंगा, ये मेरी नौकरी है अभी। इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके एवरेज को एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगी। रिजल्ट पर नहीं, रूटीन पर फोकस करना है आपको कि मैं रूटीन के साथ इतने कस्टमर्स के पास जाऊंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, कंक्लूजन मिलेगा, कैजुअल रहूंगा, कंफ्यूजन मिलेगा। शुरू में अपने कॉमन कनेक्शंस बिल्ड करो ना। कोई भी सेम स्कूल के थे, सेम प्रोफेशनल ग्रुप के थे, सेम प्लेस ऑफ वर्शिप, एक जैसे मंदिर जाते हैं, एक जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, सेम तरह का गोल है, सेम तरह की सोशल सर्विस करते हैं, सेम तरह की कोई समाज सेवा करते हैं। और जब आप उनसे मिलोगे, उनको जो जो आपके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटी है उसको जरूर प्रोजेक्ट कर देना। अथॉरिटी समझ तो जैसे जैसे हॉस्पिटल जाओ या कहीं डॉक्टर के क्लिनिक जाओ, तो वहां पे अपनी डिग्री जरूर डिस्प्ले करता है, वो उसकी अथॉरिटी है। तो डिग्री डिस्प्ले कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उनकी अथॉरिटी को। हाँ, तो आपका रिज्यूमे, वेबसाइट, आपका बायो, पोर्टफोलियो, आपकी क्लाइंट लिस्ट, आपके कोई भी प्रोफेशनल टाइटल है, आपकी कोई मेंबरशिप्स है, सर्टिफिकेशंस हैं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, कोई अवार्ड्स हैं, वो आपकी अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं। सो आप अपने ट्रस्टेड इनर सर्कल को बिल्ड करके वहां पे, जिसमें जैसे आप कोई फेलो फ्रीलांसर है, कोई और बडी है, कोई रिलेटिव मेंटर है आपका, वहां से शुरुआत करो। नहीं मिलती जॉब पोर्टल्स पे जाओ, वहां आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। नहीं मिलता आपको तो बाकी फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर से पार्टनरशिप करो कि भाई मैं तुझे दे दूंगा लीड, कोई तू मुझे लीड दे दे, तेरा बिजनेस अलग है, मेरा अलग है। मैं शादी के कार्ड छापता हूँ, तू शादी में बैंड बाजा बजाता है, तेरा बैंड बाजा वाले धंधा मैं नहीं कर सकता, शादी का कार्ड छापने का धंधा तू नहीं कर सकता, मैं तुझे लीड देता हूँ, तू मुझे लीड दे, हम आपस में कुछ शेयर कर लेंगे। आपकी इंडस्ट्री की न्यूज जो छप रही है उसके लिए गूगल पे अलर्ट डाल दो कि आपकी इंडस्ट्री की न्यूज आएगी तो वो अलर्ट आपको मिल जाए। तो जब भी आप ये करोगे, अपनी ये सब जब पढ़ते पढ़ते आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन भी बिल्ड करोगे, क्योंकि आपने कोई न्यूज पढ़ी तो उससे आप 4 लाइन का छोटा सा एक पोस्ट डालोगे, ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड होगी। और उस वर्क सैंपल जो आपने वर्क किया उसको क्लाइंट की तरह आप शेयर करते हो, तो आप इससे क्या रहता है, आपको अपकमिंग टूल्स के बारे में पता चलता रहता है न्यूज से, आप अपकमिंग टूल्स पे एक्सपर्ट होने लग जाते हो, आप अपनी केस स्टडीज प्रेजेंट करते हो। फिर जब आप टारगेटेड ऐड लगाओगे अपने क्लाइंट लिस्ट पे, या आप डायरेक्टरीज के थ्रू जाओगे जहां पे डायरेक्टरीज मिल जाएगा, वहां पे आपने अगर कोई कस्टमर मिला, शुरू में तकलीफ भी आती, कोई बात नहीं, 30 मिनट की एक फोन कंसल्टेशन फ्री दे दो, नीड जनरेट कर लो। नीड जनरेट कर लो, कोई भी आपको मदद कर सकता है, खासतौर से जो मैंने बताया ना, जो आपके कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स वाले हैं वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो, मैं और कहानी आगे बढ़ाता हूं, आप अपने मंथली न्यूज़लेटर्स कुछ भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बना सकते हो। या कई फ्रीलांसर्स के न्यूज़लेटर्स होते हैं, उनको रजिस्टर कर सकता हूं मैं। मैं बहुत सारे तरीके आपको बताते जा रहा हूं, ये आपको काम आएंगे, इनको ध्यान से सुनो। क्योंकि ना पैसा ना डोनेशन, मेरी एमबीए की फीस है आपकी डिटर्मिनेशन। और बनाए रखो अपनी अटेंशन, तभी होगा इस कंटेंट का रिटेंशन। ध्यान से सुनो हर एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसके बाद आपका असेसमेंट होगा और आपको 75% लेकर के आने, सर्टिफिकेट पाने के लिए 75% अटेंडेंस और 75% स्कोर, ये 2 चीजें चाहिए। और आगे बढ़ाता हूं कहानी। अब मान लो आप आगे जा रहे हो, आपने शुरुआत है, यार अभी भी कोई रास्ते नहीं मिल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हर चीज के लिए बहुत सारी वेबसाइट और पोर्टल्स हैं।
कुछ भी आप करते हो, आप अगर आप लिखना चाहते हो तो मीडियम है, ग्रामरली है, वाटरपैड है, राइटर एक्सेस है, क्रिएटिव पेन है, ब्लॉगर है, पीपल फॉर आवर, ये सब पे बिजनेस भी मिलता है, आपको काम भी करने की पॉसिबिलिटी मिलती है। आप कहते हो मैं तो डिजाइनर हूँ, मैं राइटर नहीं, कोई बात नहीं, कैनवा है, बिहेंस है, एडोबी है, वर्डप्रेस है, ड्रिबल है, विक्स है, कोड पेन, इन पे तो इनमें से कई ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको बिजनेस मिलता है आपके लिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहते हो मैं तो डिजाइनर भी नहीं हूं, मैं तो डेवलपर हूं, मैं तो कोडिंग करता हूं, तो कोई बात नहीं। इसके लिए अपवर्क है, साइट पॉइंट है, कोड वर्ड है, कोड ब्यूटीफाई है, कोड प्रोजेक्ट भी है, एक टॉपटेल भी है, ये सब के सब वो पोर्टल्स हैं जहां आपको धंधा मिलेगा। जैसे आप कहते हो मैं तो कंसल्टेंट हूं, मैं फाइनेंस का कंसल्टेंट हूँ, मार्केटिंग का कंसल्टेंट हूँ, मैं अकाउंटिंग का कंसल्टेंट हूँ, मैं इसका कंसल्टेंट, उसका कंसल्टेंट। एक्सेंचर है, कोरा है, प्रेस्टो एक्सपर्ट्स है, लॉन्च पैड है, फोरफोल्ड है, नेविगेट है, बीकेसी कंसल्टिंग, ये इनमें कई जगह आपको बिजनेस मिलेगा। आप कहते हो मैं वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, वहाँ तो बिजनेस मिलने के लिए बहुत जगह है। एक है टाइम एटसेट्रा, टाइम एटीसी, क्लिक वर्कर, फैंसी हैंड्स, असिस्टेंट मैच, वर्चुअल बिले। आप कहते हो कि भाई मैं मार्केटर बनना चाहता हूं, तो हब स्पॉट पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, सेमरश पे जाओ। आप कहते हो मैं तो फोटोग्राफर हूं, खाली फोटो खींचता हूं, मैं क्या धंधा करूंगा, गेटी इमेज है, पिक्साबे है, फ्लिकर है, शटर स्टॉक है, वहां से आप पैसा कमा सकते हो। तो स्टार्ट फाइंडिंग पोर्टल्स फॉर योरसेल्फ। मैं कस्टमर सर्विस करना चाहता हूं घर से, वी वर्क रिमोटली है, वर्चुअल वोकेशन है, सपोर्ट ड्रिवन है। जो स्ट्रगल है ना आपका आज का, वो आपकी कल की स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। पर वेक्टर बनाओ, अपनी दिशा तैयार करो। ये 10 दिन में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि कॉलेज आपको डिग्री देता है, मैं आपको डायनामिक्स दूंगा, केवल डिग्री नहीं दूंगा, डायनामिक्स दूंगा, सिलेबस नहीं, पूरा सिस्टम समझाऊंगा। 10 डे एमबीए फ्री है, वर्थ इट है, इसमें बस आपका मुझे टाइम चाहिए। 9वें अध्याय पे चलते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। सेल्स साइकिल बनती है आपकी एक, कि आज शुरू किया कितने दिन में पैसा आएगा। सेल्स साइकिल एक बनती है कस्टमर एक्विजिशन की। तो अपने प्रोसेस को लिखो, कितना लंबा प्रोसेस है, एस्टिमेट करो कि इसमें कितने रास्ते में हर्डल्स आएंगे, कितनी तकलीफें आएंगी, कस्टमर का पैसा मेरे जेब तक आते आते तक कितने दिन आपको चाहिए एक पेइंग कस्टमर लाने के लिए। जितना लंबा लेंथ होगा सेल्स साइकिल का, उतना उस दौरान के सारे खर्चे आपको डालने पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो पेमेंट आते आते 90 दिन लगेगा, तो 90 दिन में क्या खर्चे होने वाले हैं, उस एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करो। सेल्स साइकिल समझनी जरूरी है आपको। अगर आप एक सोलोप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, क्या क्या कॉस्ट है आपकी, कई तरह की कॉस्ट होगी ना आपकी। एक आपके पास कोई अगर सेल मैन पावर है, उसकी सैलरी हो गई, कोई ब्रोशर आपने प्रिंट किए हैं, बांटे हैं, कोई वेबसाइट आपने बनाई है, कोई ट्रेड शो में आप गए हो, कोई एडवर्टाइजिंग करी है आपने, कोई फेसबुक ऐड लगाई है, कोई इंडस्ट्री पब्लिकेशन में गए हो आप, कोई व्हाइट पेपर, कुछ भी। जितनी लॉन्ग सेल साइकिल होगी उतना ज़्यादा पैसा लग जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको पता है सेल साइकिल खाली शुरू में लॉन्ग है और उसके बाद पाइपलाइन बहुत बड़ी है, तो चल जाएगा, लाइफ टाइम वैल्यू है उसमें। सो इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, अगर कस्टमर ने नहीं खरीदा तो फिर आपके लिए खतरा है। तो ये आप सेल्स साइकिल समझे। अब सेल्स साइकिल समझ में आई, तो अब आपको डिसाइड करना है मेरी प्राइसिंग क्या होगी। तो मेरा 10वां अध्याय प्राइसिंग का, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। आपका गोल ये नहीं है कि आप अपने बिल, जितने आपके बिल आपके खर्चे हैं पूरे कर लो। आपका गोल है होना चाहिए कि जिस चीज के लिए मैं वर्दी हूं, जो मेरी वर्थ है, उसका पैसा मुझे मिले। समझो भाई, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? काम कस्टमर अनुसार, लेकिन दाम काम अनुसार। तो चार्ज व्हाट यू डिजर्व। न ज्यादा में बिकेगा और न कम में बिजनेस जमेगा। सही राइस के लिए जरूरी है सही प्राइस। तो प्राइसिंग को सीखते हैं हम। जब भी आप अगर नए हो ना धंधे में, आपने शुरू किया है, आज सोलोप्रेन्योर की जर्नी है, स्टार्टअप की जर्नी है, तो हमेशा सामने वाले कस्टमर का बजट पहले आप ही पूछ लो। उसको बंडल प्राइस के साथ शुरू करो, फिर इंडिविजुअल प्राइस पे लेके आना। अगर कम करना है तो बंडल प्राइस से चालू करो। अपने आप को कंसल्टेंट की तरह जब पोजीशन करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं यार फ्यूचर में काम मिलेगा उसकी होप में आज ही प्राइस कम कर दूं। नहीं, वो करना भी पड़े तो बहुत छोटा सा टेस्टिमोनियल के लिए कर दो, ताकि आपका प्रोफाइल मजबूत बन जाए। तो और कई बार अगर आपके काम कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो वो कहेगा इसको रिवाइज करो, उसको दोबारा ठीक करो, दोबारा ठीक करो। ट्राई मारना कि जो रिवीजन है उसका बजट अलग बनवा देना उससे। ये भी तय करने का, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो तय कर लेना कि मैं 5%, 10% हर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में बढ़ाऊंगा प्राइस। ये चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आज। ये चीजें आपको बता रहा हूं कि शुरुआत कैसे होती है। पहले 1000 दिन की जर्नी में पहले 100 दिन कैसे जाएंगे आपके। अगर ना बोलना पड़े तो कस्टमर को ना बोलना चाहिए। शुरू में सुनना सीखो, हाँ, ज्यादा बात नहीं करना। और देखिए एक चीज आपको समझाता हूं आपको मैं, क्योंकि इसने मुझे 2 साल तक बिजनेस देना है तो कम पैसे लगाता हूं, नहीं। एक बात बताता हूं आपको, एक नया रूल समझाता हूं। 2 साल तक कम पैसे मिलने से ज्यादा अच्छा है कि 4 महीने में, 3 महीने में बहुत ज्यादा पैसे ले लो। आप क्या करो, शॉर्टर डे और हायर रेट ले लो। उससे क्या होगा, आज अपफ्रंट पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पास कैश फ्लो अच्छे हो जाएंगे।
कभी अगर दोनों में कंपेयर करना हो ना, और 4 महीने 3 महीने का काम हो वर्सेस 1 साल का काम हो, और 3 महीने में आपको अच्छा पैसा मिल जाए और बहुत कम करके 1 साल में बांट के टुकड़ों में लेने से अच्छा है कि शुरुआत में कैश फ्लो कैसे मेरे मजबूत रहेंगे। आज अगर अपफ्रंट पैसा आ गया, मैं मजबूत हो जाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा बिजनेस करने के लिए। पहले 100 दिन में पैसा और कस्टमर, 2 चीजें चाहिए होती हैं आपको। तो आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कैसे होती है वो आपको समझाता हूं। अपने फी स्ट्रक्चर को प्लान करो। कभी आप पर आवर भी कैलकुलेट करना चलेगा आपकी इंडस्ट्री में, या पर डे चलेगा, या पर यूनिट चलेगा, हाँ, जो आउटपुट दे रहे हो आप, या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे चलेगा पैसा, या मिनिमम अमाउंट के साथ भी चलेगा, एमजी ले लिया आपने उससे, या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चलेगा कि मैंने उसका धंधा बढ़ा दिया, उसके प्रॉफिट में परसेंटेज ले लूं। तो आप अपने जो फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करोगे, शुरुआत में समझ में नहीं आता मैं कौन सा करूं, तो बिलेबल टाइम देख लो, हाँ, या फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस और अपने प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर करो। पर हमेशा अपना लोएस्ट प्राइस दिमाग में क्लियर रख के, आपको कई बार अपनी न्यूमेरिकल वर्थ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, वो भी आपको समझाता हूं मैं। न्यूमेरिकल वर्थ कैलकुलेट करने से पहले अपनी कॉस्टिंग अंदर एक यूनिट की कितनी पड़ रही है, और बाजार में मेरे अगेंस्ट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, इनको पकड़ के चलना है आपको। अगर आप इनोवेटर हैं कोई, और कोई आप ऐसी चीज ले आए हैं जो बाजार में अवेलेबल नहीं है, और आप जल्दी शुरू में ले आए हैं, तो इस समय पूरा प्राइस चार्ज करो। बाद में प्राइस जब और लोग बाजार में उतर जाएंगे तब प्राइस कम करो। इसके लिए ये पता है, या फिर दूसरी तरफ होता है बैरियर प्राइसिंग, प्राइस इतना कम कर दूं कि मेरा कॉम्पिटिटर ही ना घुस पाए। लेकिन इसमें थोड़ा खतरा भी रहता है, हाँ, प्राइस इतना कर दूं कि कोई और सप्लायर ही ना घुस पाए। इसमें एक मिल्किंग स्किमिंग होता है कि मैंने बढ़िया प्रोडक्ट एस्टैब्लिश कर लिया है, तो और अभी किसी के पास नहीं है, तो मैं इससे मैक्सिमम कमाते जाऊं, लेकिन जब कॉम्पिटिटर आएगा तब तक मैं अच्छा कमा के निकल जाऊंगा। फिर एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये क्या है, मेरे को अब इस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करना है, बढ़िया अभी तक मेरे को रिजल्ट मिल गए, अब मैं ब्रेक इवन प्राइसिंग से पूरी मार्केट एक बार कैप्चर कर जाऊंगा कि मैं एग्रेसिव मार्केटिंग करूंगा ब्रेक इवन प्राइसिंग के साथ में, कि मैं भी कमाऊंगा नहीं, बस मुझे कस्टमर जोड़ने अपने साथ में। पर एक खतरनाक भी होता है, उसको बोलते हैं दूसरी तरफ लॉस लीडिंग। लॉस लीडिंग क्या है कि मैं कॉस्ट जो आ रही है उससे भी कम प्राइस करूंगा, है ना। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज एक्चुअली प्राइस, लेकिन यहां क्या कर दिया, मैंने कॉस्ट से भी नीचे ले आया ताकि सारे कंपटीशन को पहले तबाह करूं, जो जियो ने किया, उसने सारे के सारे कंपटीशन को पहले आगे खत्म कर दिया। पहले वो गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि जिस दिन आपने अपनी प्राइसिंग में गलती कर दी, आप अपने प्रॉफिट को खत्म कर रहे हो। इसलिए प्राइसिंग को समझना बहुत जरूरी है, हाँ? क्योंकि प्राइसिंग के बहुत तरीके हैं। कुछ एक तरीका होता है कि मैं पहले फ्रीमियम दूंगा फिर प्रीमियम पे लेके आऊंगा, पहले फ्री में दूंगा फिर प्रीमियम पे लेके आऊंगा। एक तरीका होता है वन टाइम अपफ्रंट चार्ज करूंगा, उसके बाद में छोटा छोटा मेंटेनेंस के लिए लेता रहूंगा। एक होता है कॉस्ट प्लस मॉडल, मेरी जो कॉस्ट आ रही है इसको बनाने में वो आ रही है 78 रुपए, मुझे 78 रुपए के ऊपर 7 रुपए और चाहिए, 85 में बेचूंगा, वो हो गया कॉस्ट प्लस। एक हो गया कि मैं पहली सेल्स में नहीं कमाऊंगा लेकिन अपसेल करके हाई मार्जिन आइटम बेच के कमाऊंगा। एक होता है जैसे वो इंडस्ट्रियल B2B बिजनेस होता है प्राइसिंग का, जिसमें बड़े बड़े बॉयलर्स लगा दिए जाते हैं इंडस्ट्री में, वो बॉयलर लगा के उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस का पैसा लेते रहते हैं। मैं इस बॉयलर को ऑपरेट करूंगा आपके बिहाफ पे, उसका पैसा कमाऊंगा। जो बड़े पोर्टल्स हैं वो कैसे कमाते हैं, जो ई कॉमर्स के पोर्टल्स हैं या शादी.com जैसे पोर्टल्स हैं, ये लोग ट्रांजैक्शन फी पे कमाते हैं। आपने ट्रांजैक्शन किया, आपस में इंटरैक्ट किया, मैं इस पे कमाऊंगा। कुछ लोग यूजेज पे कमाते हैं, जितना यूज करोगे, मैं सर्वर दे रहा हूँ, AWS दे रहा हूँ, अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड दे रहा हूँ, आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना कमाऊंगा। एक होता है टेलीकॉम का ARPU, एवरेज रेवेन्यू उतना चाहिए मुझे पर यूजर। फ्रेंचाइज से कमाया जाता है। मैं अलग अलग बातें बता रहा हूँ, हर तरह का कस्टमर अलग तरीके का पैसा देने को तैयार है। इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। हैंडसेट मोबाइल की इंडस्ट्री में चले गए अगर आप, तो वहां शुरू में जब मोबाइल का हैंडसेट आता है, शुरू में वो 1 लाख रुपए का फोन होता है, फिर 90,000 का होता है, फिर वही फोन 80,000 का बिकने लग जाता है, फिर वही फोन थोड़े दिन बाद 70,000 रुपए का भी बिकता है। पर रियल एस्टेट में अलग है। रियल एस्टेट में आप जाओगे, आप प्री लॉन्च में फ्लैट खरीदोगे तो हो सकता है आपको 4,000 रुपए स्क्वायर फीट मिल जाए, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया 5,000 रुपए स्क्वायर फीट मिल रहा है, फिनिशिंग हो गई 6,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया, वहां के फैमिली रहने लग गई, स्विमिंग पूल चालू हो गया, वहां जिम चल रहा है सोसाइटी के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, वहां सारी एक्टिविटीज बढ़िया चल रही हैं, अब 7,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया। तो इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। अगर आपने ओवर प्राइसिंग कर दी तो माल नहीं बिकेगा, अंडर प्राइसिंग कर दी तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, दोनों चीजें हैं। तो राइट प्राइसिंग को सीखना जरूरी है। ओवर प्राइसिंग पे माल नहीं बिकता, अंडर प्राइसिंग पे प्रॉफिट नहीं आता। व्हाट इज द राइट प्राइसिंग?
हाँ, अब आपको मैं एक एक करके पकड़ाते जाऊंगा, बहुत बढ़िया चैप्टर्स पे लेके जाऊंगा। जो रिटेन रहेगा वही रिटर्न पाएगा। रिटेन रहो इस प्रोग्राम में, तभी रिटर्न मिलेगा लाइफ में। जो मिस कर देगा वो रिग्रेट करेगा। कॉस्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप कैजुअल रहोगे। अटेंटिव रहो, पार्टिसिपेट करो, नोट्स बनाओ और 11वें अध्याय की तरफ कहानी को लेकर चलो, वो है नेगोशिएशन। फ्रीलांस का मतलब ये नहीं कि मैं फ्री में काम करूं। इफ यू आर गुड एट समथिंग, फ्री में करने की जरूरत ही नहीं है आपको उसको। सो क्या करूं फिर मैं, कैसे नेगोशिएट करूं? डोंट गो ब्लाइंड, तैयारी करके जाओ। इफ यू डोंट प्रिपेयर, यू हैव टू रिपेयर। जिस कस्टमर के पास जा रहे हो उसके फाइनेंशियल्स पढ़ो, उसके बारे में प्रेस में पढ़ो, उसके रिव्यूज पढ़ो, उसके अगेंस्ट क्या कंप्लेंट हो रही है पढ़ो, उसके वेबसाइट्स को पढ़ो, उसके ब्लॉग को पढ़ो, उसके सोशल मीडिया फीड्स को पढ़ो। जब आप तैयार होकर जाओगे ना, तो आप घबराहट के मारे नेगोशिएट नहीं करोगे। यू डोंट नेगोशिएट आउट ऑफ फियर, बट नेवर फियर टू नेगोशिएट। ये कैसे करोगे आप, मैं बताता हूं आपको। आपको अपना मस्ट हैव पता होना चाहिए, ये मेरा डील ब्रेकर है, ये मेरा डील मेकर है। यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। शुरुआती बिजनेस में ना समझ में नहीं आता मैं नेगोशिएट कैसे करूं। अपने प्राइस को नीचे करने से पहले 2 बार 3 बार सोच लेना। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओगे ना प्राइस में, तो आपकी क्लियर वैल्यू नहीं दिखाई पड़ेगी उसको। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने क्लाइंट से कि वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हो अपने रेट्स के बारे में, तो वो और बाद में आपको रेज करने में भी दिक्कत आएगी और मार्केट में भी बात फैल जाएगी। ज्यादा फंस गए, साइलेंट हो जाओ। कहीं नेगोशिएशन में दिक्कत आ रही है, व्हेन इन डाउट स्टे साइलेंट। अच्छा है ये, ओवर कमिट करने के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। और साइलेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे की बात करने में घबराहट होनी चाहिए। इट इज कूल टू टॉक अबाउट मनी, नो प्रॉब्लम। सीधा सीधा पूछ लो ना, आपका प्रोजेक्ट बजट क्या है, आप किस रेंज में ढूंढ रहे हैं। अगर क्लाइंट आपसे पूछ लेता है कि आपकी फीस क्या है, तो उसको वापस डाल दो। लेट्स टॉक अबाउट कि आपको काम क्या क्या चाहिए, आपका स्कोप क्या है, तब हम कॉस्ट प्लान कर लेते हैं आपके लिए। कई बार आपको दिक्कत लगे, रिस्क लगे, यार इस ज्यादा पैसे दे सकता है, कम दे सकता है, आप रेंज ऑफ प्राइस कोट कर दो ताकि वो आपके साथ लगा रहे। वो ज्यादा वाला भी उसको लगे इसके पास ज्यादा वाला आइटम भी है, सस्ते वाला आइटम भी है, कहीं ना कहीं फॉल कर जाएगा वो। तो इसलिए डिटेल मांगो शुरू में उससे। उसको बोलो इट इज हार्ड टू कॉस्ट आउट अ प्रोजेक्ट एक्यूरेटली जब तक मुझे आपसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था डोंट वर्क फॉर फ्री। इसका मतलब क्या है, हमेशा अपना मार डिसाइड करो, MAR, मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट। ये मेरा मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट है, इसके नीचे नहीं जाता मैं। आपको अगर करना भी पड़ रहा है तो छोटा ब्रीफ सैंपल फॉर फ्री कर सकते हो और लॉन्गर सैंपल फॉर फी कर सकते हो। छोटे काम फ्री, बड़े काम के फीस। ये फीस और फ्री के बीच का आपको अपना तरीका निकालना पड़ेगा कि मैं सोच करके चुनूंगा कि ये कस्टमर गाय है जो मुझे दूध देगा, मुर्गी है जो मुझे अंडा देगा, या बैल है कुछ नहीं देगा खाली लात मारेगा। ये खाली नेगोशिएट कर रहा है बिना बात के, नेगोशिएटिंग ओवर नथिंग। ऐसे कस्टमर को रिटेन करना आपको उल्टा महंगा पड़ जाता है। ये बार बार आपका काम चेंज करेगा, ऐसे नहीं इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं इसको ऐसे करो। तो आपको यू शुड लर्न टू डिसअग्री विदाउट बीइंग डिसअग्रीएबल। तो ये बड़ा एक सीक्रेट है नेगोशिएशन का। मेरे साथ लगे रहना, बहुत अमेजिंग चीज है जो एक साथ दे रहा हूं, नेक्टर निचोड़। ये याद रखना, मैं बार बार बताता हूं, फ्री इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर ग्रांटेड लो, फोकस बनाए रखो। केवल मार्क्स नहीं, मार्केट रेडी बना दूंगा आपको मैं। ये MBA का जो प्रोग्राम है ना, आपको जीवन भर याद रहेगा। याद, फ्री में इतनी लर्निंग दे रहा हूं कि दिमाग के खुल जाएंगे कपाट। प्राइसिंग और नेगोशिएशन सीख रहे थे। अब जब नेगोशिएट करोगे तो नेगोशिएट में वैल्यू क्रिएट कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि आप वैल्यूएबल हो, वो भी सीखना जरूरी है आपको। आपका नया बिजनेस है, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो क्या है, आपको ये बताना है कि आप इस प्रोडक्ट के कारण उसकी लाइफ में वैल्यू कितने रुपए की ऐड कर रहे हो। यानी कि अपनी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन के अलावा माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, और उस बेनिफिट को क्वांटिफाई कर दो। आपको बताना कि आपका स्किल कैसे मैच करता है उनके प्रोजेक्ट को, और फिर उस स्किल का पैसा आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि उसके आपके प्रोजेक्ट में आप ये बेनिफिट दे रहे हो। वैल्यू क्रिएशन अगर आप सीख गए, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको, चलो आसान करता हूं आपके लिए। जो आपका स्किल है उससे सामने वाले का कितने रुपए का खर्चा घटा है, आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो उससे उसे कितने रुपए का फायदा हुआ है, या उसके कितने रुपए के कस्टमर एक्स्ट्रा मिल गए उसको, या आपने किसी को कितने रुपए की ब्रांडिंग कर दी इंप्रूव, जो उसको अगर बाजार से खरीदनी पड़ती ब्रांडिंग तो कितने रुपए की पड़ती, कितने रुपए का आप उसको नया फ्रेश कस्टमर ला के दे रहे हो, कि आपने कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉइज में बढ़ा दी, कि भाई पहले 10 लाख की तनख्वाह पे वो 1 करोड़ का काम कराता था, अब उन्हीं एम्प्लॉइज से वो 10 लाख की तनख्वाह में 1 करोड़ 20 लाख का काम करा रहा है या 1.5 करोड़ का काम करा रहा है। तो आपने बता दिया मेरे कारण आपको मैंने 30% ग्रोथ दिया, 50% ग्रोथ दिया, आपने या उसकी एम्प्लॉय का रिटेंशन बढ़ा दिया।
एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, या बिजनेस में कोई स्केल ला दिया, या आपके कारण उसका नया आउटलेट खुले हैं, नया एक्सपेंशन हुआ है, नया मार्केट शेयर मिला है, नया प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है, ये नंबर देना है आपको, तब आप नेगोशिएट कर पाओगे। इस अध्याय को सीखना जरूरी है। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चैप्टर हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। मैंने बहुत इजी करके आपको क्वेश्चंस देके, एग्जाम्पल देके समझाया है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आप बिल में नापतोल करते हो, रोटी कितने की थी, सब्जी कितने की थी। कई बार, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने बिल में एक चीज़ को 2 बार लगा दिया हो, चेक करते हैं ना, कई बार बिल में एक चीज़ को डबल तो नहीं लगा दिया उन्होंने। एक ही आइटम को रोटी 2 ली थी, लेकिन रोटी को 2 बार 2-2 लगा दिया, 4 का पैसा लगा दिया। कितने रुपए का जीएसटी लगाया, कितने रुपए का सर्विस टैक्स लगाया, वो कैलकुलेट करने के बाद आप बताते हो हाँ जी बिल ठीक है, वैल्यू फॉर मनी था या नहीं था। आपको ब्रेक डाउन करके क्वांटिफाई करना है। आप इस सेशन को सुनोगे ना, तो आपको वैल्यू ऑफ टाइम अपना भी निकालना है, क्योंकि मैं आपसे पैसा नहीं, आपका टाइम ले रहा हूं। और ये मैंने वचनबद्ध था कि मैं भारत में अब देना चाहता हूं। 10 दिन का ये MBA दे रहा हूं, ये बहुत वैल्यूएबल है। आपकी लर्निंग में कितने का वैल्यू ऐड हुआ, इस सेशन से आपको कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वैल्यू फॉर योर टाइम दूं। वैल्यू फॉर मनी नहीं बोल सकता, क्योंकि मनी, पैसे तो आपके लगे नहीं रहे हैं, खाली टाइम लग रहा है। इसको और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो थोड़ा और इजी करता हूं एग्जाम्पल लेके। एक कंपनी है जो इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हाँ, प्रिंटिंग इंक होती है। अब ये 2 टीम में मान लो आप, एक टीम ए, टीम बी। टीम ए प्रोडक्ट की तारीफ कर रही है, कंपनी की तारीफ कर रही है, अपने बेनिफिट्स की तारीफ कर रही है, अपनी टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रही है। टीम बी, दूसरी टीम, वो क्वांटिफाइड डेटा बता रही है। क्या कह रही है, इससे आपका 10% एरर कम हो जाएगा। जब 10% एरर कम हुआ तो आपका सेव कॉस्ट ऑफ रिपीट वर्क हो गया, क्योंकि एरर कम हुआ तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ रहा, तो उसको क्वांटिफाई कर दिया। ये 67% इंक जल्दी सूखती है, तो इससे आपका 50% टाइम बचा। 50% टाइम बचा तो आपकी एफिशिएंसी डबल हो गई, क्योंकि टाइम आधा लगा, एफिशिएंसी डबल हो गई। उसको क्वांटिफाई करके दिया। ये बताया कि भाई मेरी इसलिए इन रीजन से जो है इंक पहली बार में फर्स्ट टाइम राइट देता है, इसके कारण ये 70% सस्ती पड़ती है। चाहे आप बेच रहे हो 20% महंगी बाजार के मुकाबले, पर आपने क्वांटिफाई करके समझा दिया कि 70% दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में सस्ता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा आउटकम में आपकी लाइफ में ये वैल्यू आ रहा है। तो अब जीतेगा कौन, टीम ए कि बी? सिंपल सी बात है, टीम बी जीतेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को गणित लगा के दिखाओ कि कितने रुपए का मैं तुम्हें फायदा करा रहा हूं। तब ये पिछले 2 अध्याय इससे जुड़ते हैं कि मैं प्राइसिंग सिखाया, नेगोशिएशन सिखाया, लेकिन अगर क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू नहीं सिखाया तो पिछले 2 अध्याय अधूरे रह गए। बड़ा कनेक्टेड सा है ये चैप्टर आज का डे 1 MBA का। अब जब आप ये कर रहे हो तो इसको मैं 13वें अध्याय की तरफ लेके चलता हूं, वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क। अगर आपने ये सब चीजों को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ कुछ भी रियल नहीं है। Until a contract is signed, nothing is real। और मैं बताऊं, फिर फंस जाओगे आप जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब, क्योंकि कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम यारी दोस्ती निभा रहे होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट इतने ध्यान से बनाओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को एक बार साइन कर दिया तो अनसाइन नहीं कर सकते। हाँ, एक बार डन कर दिया तो अनडन नहीं कर सकते। हाँ, एक बार अग्री कर लिया तो डिसअग्री नहीं कर सकते। तो सारी थिंकिंग पहले ही कर लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वर्क की। नया बिजनेस शुरू किया आपने, बिल्कुल सॉलिड वेल स्कोप कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड हों, और उसमें आपकी डाउन पेमेंट कितनी मिलेगी, किस डेट को मिलेगी, और अपने इनवॉइस रिमाइंडर्स को भी ऑटोमेट कर लो। इसके भी टूल्स आते हैं बहुत सारे, तो ऑटोमेट कर लो ताकि इनवॉइस उसके बाद अपने आप पहुंच जाए। और अगर वो लेट पैसे दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में डाल दो कि लेट फी का क्या चार्ज है, कितना चार्ज करोगे। तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे फ्री में, जिनको आप इस्तेमाल करो। और अगर कभी किसी के लिए फ्री में भी काम करना पड़ रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। हाँ, और आप उससे जो पेमेंट के मोड्स हैं, कैसे पेमेंट करेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में कवर करो। क्योंकि नहीं तो कभी भी कुछ गलत क्लाइंट हाथ में लग गया ना, तो कहते हैं ना किसी के झूठे कदमों की आहट आपका भरोसा ना कुचल दे। तो शुरू से ही एक कंसल्टेंट रखो जो नॉलेजेबल लॉयर हो, जिसको साल का आपने पैसा देना हो, महीने का छोटा छोटा अमाउंट, वो शुरू में सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके कंप्लीट करा दे। एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट आउटसोर्स कर दो जो आपकी LLP पार्टनरशिप बना दे, सूटेबल कंपनी बना दे। आपके बिजनेस परमिट चाहिए कोई तो वो बता दे, क्या टैक्स है, क्या लाइसेंस है, क्या रजिस्ट्रेशन है। हाँ, सारे नेसेसरी पेपर वर्क कंप्लीट कर लो। कॉन्ट्रैक्ट पेपर वर्क में ना मैं एक थोड़ा अलग प्रकार का हिस्सा भी कवर कर लेता हूँ। पेपर वर्क में आपको अपना भी पेपर वर्क करना है, कि अपने बजट्स भी बना के रखने हैं, जिससे आपको टारगेट मिलेगा कि आपको करना क्या है। बजट का मतलब है कि आप अपना ना ऐसा कर लो, पहले अपनी चेकबुक, क्रेडिट कार्ड वगैरह निकाल लो, बैंक स्टेटमेंट निकाल लो, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड पिछले 12 महीने के निकाल लो, निकाल के इकट्ठे कर लो। इकट्ठे करके चेक करो इसमें फैमिली के खर्चे कितने थे, लोन के कितने थे, रेंट के कितने थे, आपके मेडिकल बिल्स कितने थे, कितना खर्चा आप महीने भर में करते हो।
जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कितना कमाना है, तो अपने बजट को पकड़ के चलो। फ्रीलांसिंग जो है या स्टार्टअप जो है, उसमें हर महीने सेम पैसा नहीं कमाओगे आप। हर महीने सेम कमाई नहीं होती है, कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय भी आएगा। तो अपने लो फेज के लिए एक्सपेंसेस को बजट में डाल के चलो पहले से ही। वो कैसे होगा? वो 12 महीने का हिसाब किताब पुराना देखो, उससे आपको आपका पैटर्न मिल जाएगा कि आपका पैटर्न क्या है। आपके खर्चों का 12 महीने का पैटर्न मिल जाएगा। तो आपके पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंस अलग कर लो। जब खर्च का रखोगे पूरा हिसाब, या ऐसे बोलता हूं उसको, जब खर्च का पूरा हिसाब रखोगे, जीवन को लाजवाब रखोगे। अगले अध्याय की तरफ कहानी को बढ़ाते हैं। 14वें अध्याय को इससे कनेक्ट करके समझाता हूं। हर समय सेम नहीं होता, कभी खराब समय आएगा। तो आपका, अगर आपके स्टार्टअप में, सोलोप्रेन्योर की लाइफ में ऑफ सीजन आ गया है, ड्राई टाइम आ गया है, धंधा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले धंधा मंदा हुआ है, आप मंदे नहीं हुए अपने दिमाग से। आप अपने दिमाग से तो अपने आप को करोड़पति की तरह सोचने की तैयारी करो। करोड़पति की तरह सोचने के लिए आपको 0